नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर प्रोग्राम को लेकर के। इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के वेबसाइट होते हैं और प्रमुख समाचार पत्र होते हैं, उनमें जो खबरें प्रकाशित होती हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन खबरों को आप तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ इसमें डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो स्टैटिक पार्ट्स है उसे भी कवर किया जाता है, ताकि जो इस समय जो प्रश्नों की प्रकृति बन रही है वो स्टैटिक और करंट को जोड़ करके बनाया जाता है, तो आप जो है परीक्षा हाल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम को लेकर के आते हैं। तो चलिए हम इसी उद्देश्य के साथ बढ़ते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निकट काकोरी नामक ट्रेन षड्यंत्र किस वर्ष हुई थी? तो जब हम आज़ादी या स्वतंत्रता के लिए जब संघर्षरत थे, यानी औपनिवेशिक काल में जब हम जी रहे थे, उस समय जो हमारे क्रांतिकारी बंधु थे, या नरम दल के हों या गरम दल के हों, या क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित लोग हों, उन्होंने अनवरत प्रयास किया, तब जा कर के सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली। इसी कड़ी में एक संस्था का नाम आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी कानपुर में, और इसी के सदस्यों ने इस घटना को अंजाम दिया था, षड्यंत्र को अंजाम दिया था। और ये पूछा जा रहा है, ये अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इसीलिए यह चर्चा में है और ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो एचआरए का गठन हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके जो सदस्य थे उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ये प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं इस एचआरए की स्थापना में, और इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो षड्यंत्र हुआ लखनऊ के निकट काकोरी नामक ट्रेन षड्यंत्र, ये किस वर्ष हुआ था? तो 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1919। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाता है, क्योंकि ये 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो काकोरी ट्रेन कांड की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निकट काकोरी नामक गांव में घटित हुई थी, इसीलिए इसे काकोरी षड्यंत्र नाम दिया गया है। काकोरी षड्यंत्र की बात करें, यहाँ कांड नहीं होगा, षड्यंत्र होगा, चूँकि यूपी गवर्नमेंट ने इसे षड्यंत्र का ही नाम दिया था। ठीक है, तो इसमें प्रमुख घटना की बात करें तो इसमें शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही नंबर 8 डाउन यानी 8 डाउन ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा गया था। इस सरकारी धन का इस्तेमाल ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए किया जाना था। इसमें प्रमुख जो क्रांतिकारी शामिल थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथ नाथ गुप्त और राजेंद्र लाहिड़ी। जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद, जो वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर फांसी हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भागने में सफल हुए थे और राजेंद्र लाहिड़ी, इन्हें गोंडा में फांसी हुई थी। ये सभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई? तो त्वरित एवं कठोर निर्णय लिया गया, बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, उन पर काकोरी षड्यंत्र केस यानी 1925 के तहत मुकदमा चला गया। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई। घटना के बाद जो है, इस घटना के बाद अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ने उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को एक बड़ा झटका दिया, लेकिन यह उनके आंदोलन को खत्म नहीं कर सका। इसके बाद एचआरए का पुनर्गठन करके उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम कर दिया गया, और यह 1928 में इसका नाम बदला गया था, और इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था, यानी समाजवादी राज्य की स्थापना
करने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। और यह जो है फिरोज शाह कोटला मैदान जो न्यू दिल्ली में है अवस्थित है, दिल्ली में अवस्थित है, वहाँ पर इसका गठन किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। एचआरए और एचएसआरए के बारे में बात करें तो एचआरए का गठन 1924 में कानपुर में हुआ था। इसमें जो प्रमुख व्यक्तित्व थे जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र नाथ बख्शी और सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, ये प्रमुख एचआरए के व्यक्ति थे। मूल सिद्धांत क्या था एचआरए का? तो संयुक्त राज्य भारतीय संघीय गणराज्य की स्थापना करना, जिसका प्रमुख आधार वयस्क मताधिकार होगा। तो वयस्क मताधिकार के लिए ये गठित हुई थी। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शुरुआत में वयस्क मताधिकार नहीं था, कुछ लोगों को ही मताधिकार की सुविधा दी गई थी और इसीलिए यह संगठन जो है कार्य कर रहा था। एचएसआरए का गठन 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया था। ये प्रमुख हस्तियां एचएसआरए से संबंधित है जैसे भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, चंद्रशेखर आज़ाद और विजय कुमार सिन्हा। मूल सिद्धांत क्या था एचएसआरए का? तो समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज INF, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। तो क्या है ये इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज? ठीक है, इस संधि के बारे में हमें विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह संधि 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 2019 में अमेरिका के इस संधि से हटने के बाद अभी हाल ही में रूस ने अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है। तो हमें बताना क्या है? असत्य बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न ही एक और न ही दो। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 1987 में ही ये संधि हस्ताक्षरित की गई थी, क्या? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज की। ठीक है। और 2019 में अमेरिका इस संधि से बाहर हट गया था और अभी हाल ही में रूस ने अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है, यानी रूस भी हट जाएगा। तो इस संदर्भ में असत्य कथन चयन करना है, तो न ही एक और न ही दो, क्योंकि दोनों कथन सत्य हैं। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ें। तो रूस ने आधिकारिक तौर पर 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज यानी INF संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त की है। रूस ने इसके पीछे अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाइयों का हवाला दिया है। इन कार्रवाइयों में रूसी तटों के करीब 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का अमेरिकी आदेश और फिलीपींस में टाइफून मिसाइल प्रणाली की तैनाती शामिल है, जिसके कारण ये रूस भी हट रहा है। किससे? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस से। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि के बारे में बात करें तो यह संधि 1987 में हस्ताक्षरित हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। इस संधि के तहत 500 से 5500 किलोमीटर रेंज की सभी जमीन से प्रक्षेपित बैलिस्टिक एवं क्रूज मिसाइलों को नष्ट करना आवश्यक था। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं? जो गुरुत्वीय सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी आप टारगेट फिक्स करेंगे और ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हिट पॉइंट है वहाँ पर वार करती हैं। वहीं क्रूज मिसाइल क्या होती है? जो सीधे गमन करती है। ठीक है। तो ये दोनों बेसिक अंतर हैं। यह परमाणु शस्त्रागार को कम करने, हथियारों की एक पूरी श्रेणी को हटाने तथा सत्यापन के लिए साइट पर निरीक्षण की अनुमति देने वाला पहला बड़ा समझौता था। 2019 में अमेरिका के इस संधि से हटने के बाद यह पहले से ही कमज़ोर हो गई थी। परमाणु हथियार नियंत्रण पर प्रभाव क्या पड़ेगा? यानी जब रूस हटेगा तो शस्त्र नियंत्रण फ्रेमवर्क का खंडित होना, देशों के बीच विश्वास कमज़ोर हुआ है, जिससे भविष्य में परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयास कठिन हो जाएंगे। साथ ही साथ परमाणु निरस्त्रीकरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रमुख शक्तियां परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण में तेजी ला रही हैं, जबकि
परमाणु हथियार विहीन देश अपनी परमाणु अप्रसार प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ रही है। यानी एक तरफ तो जिनके पास जो परमाणु हथियार हैं वो अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं वो सोच रहे हैं क्या करें, हम किस तरीके से अपने रक्षा ज़रूरतों को पूरा कर सकें। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ईरान ने जो अपना परमाणु संयंत्र स्थापित किया था उस पर इजराइल और अमेरिका ने भी बमबारी की थी और इसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश की थी। तो वो भी उधेड़बुन में पड़े हुए हैं। शीत युद्ध की राजनीति की वापसी की बात करें तो संधि के प्रभावहीन होने से शीत युद्ध युग के यूरोपीय मिसाइल संकट के फिर से उभरने की आशंका उत्पन्न हो गई है। सुरक्षा संबंधी जोखिम में वृद्धि होगी। जैसे इस तरह की मिसाइलें बहुत तेज़ी से लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं, जिससे प्रक्षेपण संबंधी भ्रामक अलर्ट के कारण वैश्विक परमाणु संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। प्रमुख परमाणु हथियार नियंत्रण समझौतों की बात करें, कौन कौन से परमाणु हथियार पर नियंत्रण के लिए समझौते किए गए हैं। तो परमाणु हथियार अप्रसार संधि, जिसे एनपीटी बोलते हैं, यह संधि 1970 में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और इनके संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी यानी शॉर्ट जिसे बोलते हैं, तो यह 2002 में संपन्न अमेरिकी रूस का द्विपक्षीय समझौता है जो सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करता है। वहीं तीसरे संधि की बात करें तो नई सामरिक हथियार न्यूनीकरण संधि यानी न्यू स्टार्ट ये लागू किया गया था। यह अमेरिका और रूस के बीच 2010 का द्विपक्षीय समझौता है जो सामरिक हथियारों की संख्या को महत्वपूर्ण रूप से सीमित करता है। वहीं परमाणु हथियार निषेध संधि की बात करें TPNW, इसे 2017 में संयुक्त राष्ट्र में अपनाया गया था और यह किसी भी परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाती है। तो ये कुछ परमाणु हथियार नियंत्रण से संबंधित समझौते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, नीलगिरी तहर का IUCN दर्जा क्या है। तो संकटग्रस्त, ऑप्शन ए कह रहा है संकटग्रस्त, ऑप्शन बी कह रहा है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ऑप्शन सी सुभेद्य और ऑप्शन डी संकटापन्न। तो IUCN स्थिति पूछ रहा है। तो यहाँ पर नीलगिरी तहर आप लोग जानते होंगे जो दक्षिण के राज्यों में यानी केरल और तमिलनाडु में संयुक्त रूप से पाया जाता है और उसकी स्थिति पूछ रहा है कि IUCN में क्या है। तो ये संकटग्रस्त है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो केरल और तमिलनाडु में संयुक्त रूप से किए गए जनगणना नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गणना में कुल 2668 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं। तो कुल कितने हैं 2668, जिसमें 1365 केरल में और 1303 तमिलनाडु में पाए गए हैं। नीलगिरी तहर की बात करें तो वारनाडु या नीलगिरी आइवेक्स के नाम से भी जाना जाता है। केवल यह जो है पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, विशेष रूप से तमिलनाडु, जहाँ पर यह राज्य पशु है। यानी तमिलनाडु का राज्य पशु क्या है, ये नीलगिरी तहर है। और केरल में भी यह पाया जाता है। यह प्रजाति 1200 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय घास के मैदानों और 16 वनों में पाई जाती हैं। एक दिवाचर है प्राणी है, जैसे दिन में सक्रिय रहता है और रात में नहीं रहता है। तो यह दिवाचर प्राणी है जिसकी औसत आयु लगभग 3 से 3.5 वर्ष होती है। हालांकि अनुकूल परिस्थितियों में यह प्रजाति 9 वर्ष तक जीवित रह सकता है। खतरे की बात करें तो आवास क्षरण, पशुओं के साथ प्रतिस्पर्धा और शिकार ये प्रमुख कारण हैं जिससे इसे खतरा है। ठीक है, अब देखिए ये 16 वन कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिणी राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, सह्याद्री क्षेत्रों में। नीलगिरी तहर के पारिस्थितिक महत्व की बात करें तो यह बाघ और तेंदुओं के लिए प्रमुख शिकार प्रजाति है।
यानी ये खाद्य श्रृंखला में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नीलगिरी लंगूर व लायन टेल्ड मकाक जैसे स्थानिक प्रजातियों के साथ सह अस्तित्व में रहता है। साथ ही यह पर्वतीय चारागाह के स्वास्थ्य का सूचक है। यानी जब ये पर्वतों में पाया जाएगा तो वहाँ पर जैव विविधता कैसी है ये उसका सूचक है। पाया जाएगा तो जैव विविधता समृद्ध स्थिति में है। अगर नहीं पाया जाता है तो यानी कि वहाँ पर जैव विविधता की स्थिति न्यून है। ठीक है। संरक्षण स्थिति की बात करें तो IUCN की स्थिति में ये संकटग्रस्त है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी जो भारत का है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 उसकी अनुसूची 1 में है। तो आप सभी को पता होगा जो अनुसूची 1 में रहती हैं उनका पूरी तरीके से व्यापार और शिकार प्रतिबंधित होता है और उससे विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ISA राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्र नितल के खनिज संसाधनों का प्रबंधन करती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है विश्व के महासागरों का लगभग 24% हिस्सा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण यानी ISA किंगस्टन जमैका में संपन्न हुआ। तो यहाँ पर क्या बताना है हमें? असत्य कथन को बताना है। तो ये बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के बारे में। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। ISA राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्र नितल के खनिज संसाधनों का प्रबंधन करता है। यानी जो समुद्र क्षेत्र है किसी भी राष्ट्र का 12 नॉटिकल माइल उसके बाहर जो समुद्र का बेसिन होता है उस बेसिन में जो खनिज संसाधन का प्रबंधन करना होता है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है विश्व के महासागरों का लगभग 24% हिस्सा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 24 नहीं 54% हिस्सा जो है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण किंगस्टन जमैका में संपन्न हुआ। यानी इसकी बैठक संपन्न हुई। तो पूछ क्या रहा है? असत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने ISA असेंबली के ऐतिहासिक 30वें सत्र का समापन किया है। यह सत्र संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय यानी अंक्लॉज आप लोग जानते होंगे। इसके बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसके 1964 के भाग 11 कार्यान्वयन समझौते के तहत ISA की स्थापना की और 30वीं वर्षगांठ के साथ संपन्न हुई। ठीक है। तो इस वर्ष 30वीं वर्षगांठ थी। 30वें सत्र की समाप्ति पर प्रमुख निष्कर्ष क्या निकला? तो कॉमन हेरिटेज फंड विकास में प्रगति हुई है। यह संधारणीयता क्षमता निर्माण और समान लाभ साझाकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। आर्थिक योजना आयोग का संचालन शुरू किया गया जो समुद्र नितल खनन के आर्थिक प्रभावों का आकलन करेगा और निवारण उपाय सुझाएगा। 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गहरा समुद्र नितल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो 1 नवंबर आप याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय गहरा समुद्र नितल दिवस के रूप में अपनाया गया था। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की बात करें तो ISA राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्र नितल के खनिज संसाधनों का प्रबंधन करती है। विश्व के महासागरों का लगभग 54% हिस्सा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। यह विश्व का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे गहरे समुद्री क्षेत्रों पर केंद्रित है। ISA का उद्देश्य की बात करें तो यह सुनिश्चित करता है कि खनन सहित गहरे समुद्र में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियां विनियमित हों और जिम्मेदारी से संचालित हों। इसके मुख्यालय की बात करें यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के मुख्यालय की बात करें तो किंगस्टन जमैका में है। और इसके सदस्यता की बात करें तो 170 यानी 169 देश और इसमें यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। अंक्लॉज के सभी पक्षकार इसके सदस्य देश होते हैं। तो स्टेटमेंट में ये भी आ जाए तो आप याद रखिएगा अंक्लॉज के सभी पक्षकार इसके सदस्य देश होते हैं।
आईएसए की कुछ हालिया पहलें बात करें तो डीप सी बायो बैंक पहल शुरू किया गया था 2025 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल क्षेत्र से गहरे समुद्र के जैविक नमूनों और आनुवांशिक डेटा तक वैश्विक पहुंच को बढ़ाना है। यह गहरे समुद्र के जैविक नमूनों का एक वैश्विक भंडार स्थापित करेगा जो अनुसंधान और क्षमता विकास गतिविधियों के लिए सुलभ होगा। एरिया 2030 यानी 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल क्षेत्र का हाई रिजोल्यूशन मानचित्रण करना है। सतत समुद्र नितल ज्ञान पहल इस गहरे समुद्र की प्रभावी सुरक्षा और प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक आधार को मजबूत करना है। तो ये आईएसए की कुछ प्रमुख पहल हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय थीम क्या है? तो एमएस स्वामीनाथन आप लोग जानते होंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं, हरित क्रांति से, जो भारत में 1966-67 में अपनाया गया था और वैश्विक स्तर पर जो जाने जाते हैं हरित क्रांति के लिए वो नॉर्मन बोरलॉग हैं और उनकी एक संस्था है, उसे फंडिंग करना अमेरिका ने बंद कर दिया है। ठीक है, तो वो तो वैश्विक स्तर पर हो गया। बहरहाल हम लोग एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य विषय की थीम की बात कर लेते हैं। तो इसका थीम क्या है? हरित क्रांति नवाचार युग, ऑप्शन बी सतत कृषि नई सोच, ऑप्शन सी एवरग्रीन रिवॉल्यूशन बायो हैप्पीनेस की ओर रास्ता, ऑप्शन डी स्वदेशी कृषि आत्मनिर्भर किसान। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन बायो हैप्पीनेस की ओर रास्ता। चलिए, ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तिथि और स्थान की बात करें तो 7 से 9 अगस्त 1925 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया और विषय क्या था? तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन बायो हैप्पीनेस की ओर रास्ता, यानी सदाबहार क्रांति और जैविक खुशी का मार्ग। आयोजक संस्थाएं कौन कौन थी? तो एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी NAAS। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और विशेष आयोजन क्या था? सम्मेलन के दौरान प्रोफेसर स्वामीनाथन के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया था। सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सतत व समावेशी विकास को बढ़ावा देना, एवरग्रीन क्रांति के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना, महिला सहभागिता और युवाओं की भूमिका को बढ़ावा देना, भारतीय कृषि का भविष्य निर्धारण करना। ठीक है, और मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग, जलवायु प्रतिरोधक और पोषण संवेदनशील कृषि, समावेशी एवं तकनीक आधारित आजीविका समाधान और युवाओं, महिलाओं और समुदाय की भागीदारी इसमें कुछ प्रमुख विषय थे। तो जो 2020 में 3 कृषि कानून लाए गए थे उसमें किसानों की मांग थी कि जो MSP का निर्धारण होता है, ठीक है, वो MSP जो है स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के आधार पर लागू हो। ठीक है, तो MSP जो है 3 प्रकार से निर्धारित होता है। एक होता है A2, ठीक है, एक होता है C2 और जो अगला है वो C2 ही है, उसे C2 प्लस 50% कहते हैं। तो A2 जो होता है जो लागत आती है, जैसे खाद में, ठीक है, जुताई में, सिंचाई में, उर्वरक में, रसायन में जो भी कॉस्ट आती है वो A2 शामिल किया जाता है। जो ऋण लेते हैं वो सब शामिल किया जाता है। C2 क्या है? तो A2 प्लस फैमिली लेबर, ठीक है, यानी कि जो A2 की जो लागत है प्लस उसमें जो उस कृषक परिवार ने जो अपनी मजदूरी की है उस दौरान उसके व्यय को जोड़ा जाए, ठीक है, उसके मजदूरी को जोड़ा जाए। तीसरा जो होता है वो C2 प्लस 50% की डिमांड की गई थी MS स्वामीनाथन के
जरिए सिफारिश की गई थी और इसी की डिमांड जो है किसान संगठन कर रहे थे। C2+ 50%, यानी A2 प्लस फैमिली लेबर और 50% को शामिल करना। इस 50% का हवाला इसलिए दिया गया था क्योंकि जो सरकार किसान जो है खुद अपनी ज़मीन जो उपयोग करती है उसमें खुद का अगर ज़मीन जो यूज करती है उस ज़मीन को यदि लीज पर देती या रेहन पर देती तो उससे कुछ, जाहिर सी बात है, उससे कुछ ना कुछ आमदनी आती, तो वो आमदनी इस C2 या A2 में काउंट नहीं किया जाता है। इसीलिए ये जो किसान संगठन है वो इसकी डिमांड करते हैं कि C2 का 50% हमें दिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख MSP के बारे में जानकारी थी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, लोकसभा ने मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 और राज्यसभा ने कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 का उद्देश्य भारत के समुद्री कानूनों को मार्पोल और रेक रिमूवल कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप बनाना है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक 2025 का उद्देश्य व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। तो हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 3, ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ें। तो पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित 2 महत्वपूर्ण समुद्री विधेयक पारित किए गए हैं। तो कौन सा मंत्रालय है? पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। लोकसभा ने मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 और राज्यसभा ने कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 का उद्देश्य भारत के समुद्री कानूनों को मार्पोल और रेक रिमूवल कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप बनाना है। कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। विधेयकों के प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र डालें तो सभी जहाज़ों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाना है। जहाज़ के प्रणोदन या वजन के प्रकार के बावजूद सभी जहाज़ों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसमें पुनर्चक्रण के लिए जहाज़ों के अस्थायी पंजीकरण का भी प्रावधान है। जहाज़ों की परिभाषा का विस्तार किया गया है। अब इसमें मोबाइल यानी ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स और सबमर्सिबल और नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट्स भी शामिल हैं। तो ये सभी प्रकार के इसमें कार्गो इसमें शामिल है। स्वामित्व मानदंड की बात करें तो इसमें अब भारतीय नागरिक, भारतीय कानूनों के अनुसार स्थापित कंपनी, निकाय, पंजीकृत सहकारी समितियां, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आदि द्वारा आंशिक स्वामित्व वाले पोत भी शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड और राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड की बात करें तो 1958 के अधिनियम के प्रावधानों को इसमें भी बरकरार रखा गया है। ठीक है, नाम में परिवर्तन किया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का नाम बदल करके डायरेक्टर जनरल ऑफ मरीन एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया है। इसे समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण को विनियमित करने का अधिकार भी दे दिया गया है। नाम में परिवर्तन के साथ साथ नाविक समझौतों का विस्तार किया गया है। इसमें अधिक पक्षकारों को शामिल किया गया है। इससे नाविकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित होगी। समुद्र में प्रदूषण की रोकथाम का प्रावधान किया गया है। इसमें सभी जहाज़ों के लिए उनके टन भार पर ध्यान दिए बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि जो लीकेज की समस्या होती है, ठीक है, ऑयल स्प्लिटिंग की समस्या होती है, वो भी कम किया जा सके और साथ ही साथ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को भी बहाल किया जा सके। कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक 2025 इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925 में बना था और इसका स्थान लेगी। ठीक है, तो हेग विश्वीय नियमों यानी 1924 को अपनाया गया है। ये नियम उनके बाद के संशोधन दुनिया भर में स्वीकृत समुद्री मानक हैं।
केंद्र सरकार की भूमिका की बात करें तो केंद्र सरकार को बिल ऑफ लैंडिंग से संबंधित दिशा निर्देश जारी करने और नियमों में संशोधन करने का अधिकार होगा। बिल ऑफ लैंडिंग वह दस्तावेज होता है जिसे मालवाहक कंपनी माल भेजने वाले को देती है। इसमें माल का प्रकार, मात्रा, स्थिति और गंतव्य की जानकारी होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो बीमा सखी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो बीमा सखी योजना ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको लॉन्च हुए लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं और इसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां भी हैं। तो इसे 9 दिसंबर 1924 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बीमा सखी योजना में शामिल होने के लिए महिला उम्मीदवार की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है उन्हें कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो हमें सही विकल्प का चयन करना है इस संदर्भ में, बीमा सखी योजना के संदर्भ में। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2, लेकिन यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। यहाँ पर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य बताया गया है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। चलिए हम लोग बात करें तो बीमा सखी योजना के बारे में। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने जुलाई 2025 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम ने और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग ने किया है। बीमा सखी योजना की बात करें तो बीमा सखी योजना को LIC की महिला कैरियर एजेंट स्कीम कहा जाता है। इसे 9 दिसंबर 1924 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण और अर्ध शहरी महिलाओं को बीमा एजेंट बनाकर आत्मनिर्भर बनाना और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है। तो ये लॉन्च तो किया गया था 9 दिसंबर 2024 को ही, लेकिन अभी ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पर LIC प्लस केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इसीलिए चर्चा में है। योजना के उद्देश्य की बात करें तो बीमा सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के माध्यम से महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और बीमा संबंधी जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जिससे वे अपने समुदाय को भी बीमा सेवाओं के प्रति जागरूक कर सकें। यह योजना बीमा सेवाओं को गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने का माध्यम बनती है, जिससे देश के हर कोने में वित्तीय समावेशन संभव हो सके। LIC के माध्यम से महिलाओं को एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से आय अर्जित कर सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकें। पात्रता और मापदंड की बात करें तो बीमा सखी योजना में शामिल होने के लिए महिला उम्मीदवार की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है ताकि वंचित वर्गों तक यह योजना पहुंच सके और उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके। इसमें कुछ श्रेणियां भी निर्धारित की गई हैं। जो महिलाएं LIC के वर्तमान या पूर्व कर्मचारियों या एजेंटों की निकट संबंधी, जैसे उनके पति, माता पिता या बच्चे या भाई बहन या ससुराल पक्ष हों, उन्हें जो महिलाएं LIC से सेवानिवृत्त हो चुकी हों या जो महिलाएं वर्तमान में LIC एजेंट के रूप में कार्यरत हों, इन सभी को वरीयता दी गई है कि इस LIC की जो बीमा सखी योजना है उसमें उसकी जो है कार्यकर्ता बन सकेंगी। प्रशिक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता है। बीमा सखी योजना के अंतर्गत चयनित महिलाओं को बीमा क्षेत्र से संबंधित वित्तीय साक्षरता, उत्पाद की जानकारी और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें 3 वर्षों तक प्रदर्शन आधारित प्रतिमाह प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रथम वर्ष में उन्हें 7,000 प्रतिमाह, द्वितीय वर्ष में 6,000 प्रतिमाह और तृतीय वर्ष में 5,000 प्रतिमाह का वजीफा प्रदान किया जाता है।
उक्त प्रोत्साहन महिलाओं के प्रदर्शन पर आधारित होता है और इसके अतिरिक्त उन्हें बीमा पॉलिसियों की बिक्री पर कमीशन भी दिया जाता है। प्रथम वर्ष में औसतन 48,000 का कमीशन मिलने की संभावना होती है, यानी टारगेट होता है, टारगेट को पूरा करते हैं तभी जो है उन्हें कमीशन मिलता है। करियर की संभावना क्या है? तो प्रशिक्षण के बाद महिलाएं एलआईसी एजेंट के रूप में कार्य करना शुरू कर सकती हैं और बीमा उत्पादों की बिक्री करके नियमित आय का स्रोत प्राप्त कर सकती हैं। जो बीमा सखियां उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं उन्हें आगे चलकर एलआईसी में विकास अधिकारी यानी डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का भी अवसर दिया जाता है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है और उन्हें अपने समुदाय में नेतृत्वकर्ता बनने का मौका देती है। योजना की प्रगति की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एलआईसी ने इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 62.36 करोड़ का वजीफा वितरित किया है। वर्तमान समय में 2,05,896 बीमा सखियां देश भर में कार्यरत हैं, जो एलआईसी की बीमा और वित्तीय सेवाओं को ग्राम स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह आंकड़ा योजना की व्यापक स्वीकार्यता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे, अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, साथ ही साथ जो आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी तैयारी आप जो है ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और डेली करंट अफेयर प्रोग्राम को पर डे करते रहें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, साथ ही साथ अपने स्टैटिक को अपडेट करते रहें। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।